हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेरे संग की औरतें। इसमें लेसन फर्स्ट और लेसन 5 कटा हुआ है। क्लास 9th कृतिका। देखिए, मेरे संग की औरतें, सेकंड लेसन, मेरे संग की औरतें। देखिए, मेरी एक नानी थी। कौन कहता है ये? लेखिका। कौन? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग के द्वारा ये रचित है मेरे संग की औरतें। उनका कहना है कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कि जो उनके नाना थे तो वो अपनी ज़िंदगी जीते थे, वो एक वकील थे और वो जो है वो अंग्रेज़ थे और विलायत मीन्स विदेश में पढ़ के आए थे। और जो नानी थी वो पर्दानशी थी, वो अपने ढंग की ज़िंदगी जीते थे और नानी अपने ढंग की ज़िंदगी जीती थी। आगे देखिए। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्ष से इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो बैठी कि जो कभी नहीं बोलती थी वो भी बोल बैठी। क्या कहने लगी? नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने प्राय मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी, मौके की नजाकत की लाज रखी और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद न करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हजूर में पेश कर दिया। आप जो नानी ने कहा वह और भी हैरतगंज था। हैरान करने वाले था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरी पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमानदार से हो। क्या? कि वो विदेशी जो अंग्रेजी हैं उनके गुलाम हैं और मैं अंग्रेज़ों के गुलाम से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती। आप अपनी तरह आज़ादी के सिपाही ढूंढकर उनकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना जी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। आगे देखिए। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया, जबकि जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक न था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यह थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। कि धोई पोछी छीके पर टांग दी मीन्स ऐसी है कि उसको केवल सजाने की एक वस्तु हो, कि उसी की तरह थी। उसको कोई भी छीके से उतारने की कोशिश नहीं करता था, अर्थात कोई भी उससे ज़बरदस्ती काम नहीं कराता था। क्यों नहीं? कि उसकी 2 वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहिबों से खास से अभिभूत थे।
और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। क्या कि वो कोई भी सख्त कार्य नहीं करती थी, लेकिन जो बड़े कार्य होते थे उसमें उनकी राय ली जाती थी और उसको पत्थर की लकीर की तरह माना भी जाता था। आगे देखिए, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। अर्थात जो जिस कार्य के लायक है हम उससे वही कार्य कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हाथी जो है वो बैल का कार्य नहीं कर सकता और बैल जिस प्रकार हाथी का कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह का उसका स्वभाव होता है अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। बचपन में ही मुझे इस जुल्म का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मीन्स लगे रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वह भरपूर निभाती भी रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस चीज़ से पूछकर उनके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।